मूवी की शुरुआत होती है गंगा घाट से, जहाँ कैमरामैन इन लोगों की चुपके से फोटो निकाल रहा होता है। ए भाई, कभी किसी को नाव चलाते हुए नहीं देखा क्या? फोटो क्यों निकाल रहा है बे? सोशल मीडिया पे डालेगा? लेकिन एक सेकंड, ये तो 2007 है। यूट्यूब की अभी सेकंड एनिवर्सरी भी नहीं हुई है ठीक से। यहाँ कहाँ सोशल मीडिया? गाने में डालेगा क्या बहनचो? बंद कर और चलो इंट्रो लगा। ये कहानी है एक ऐसे भूत बंगले की जहाँ रात में तो कोई नहीं जाता, बट दिन को यहाँ सारे हवा खाने चले आते हैं, इंक्लूडिंग परेश रावल ए बटुक शंकर। की परेश जी को मिला है इस महल की रिनोवेशन और साफ सफाई का ठेका, बिकॉज इस महल के मालिक जो विदेश में रहते हैं वो कुछ दिनों के अपने काम से इंडिया आ रहे हैं और वो यहीं रहेंगे। बट इसी बीच हो जाती है एक गड़बड़। परेश जी भूल जाते हैं अपनी चाबी उस महलों की भूल भुलैया के अंदर। चूंकि अब ढल गया था दिन, तो बटुक मिस अपने परेश सर महल में अकेले तो जा नहीं सकते थे। बोले तो महल से चाबी लाने के लिए चाहिए था उन्हें किसी का साथ। तभी अपने रानी साहब मुरारी बन के बढ़ाते हैं अपना हाथ। दरअसल मुरारी ने अपना हाथ कुएं से बाल्टी निकालने के लिए बढ़ाया था, जिसे बटुक चाबी के लिए समझ बैठा। पर जैसे ही कंफ्यूजन क्लियर होती है, वैसे ही मुरारी महल में जाने से मना कर देता है। पर जैसे तैसे बटुक उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं, बट एक औरत का साया देख दोनों भागे चले वापस आते हैं। अगली सुबह बटुक जाते हैं छोटा पंडित के पास एक ताबीज लेने, जिससे वो महल की भूतनी को भगा सके। इस ताबीज की एक कंडीशन थी कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाए, इस ताबीज अपने जगह पर बंद न जाए, तब तक मुंह नहीं खोलना है। इसलिए मुरारी के वहां आने पर इन दोनों की कन्वर्सेशन काफी गलत रास्ते पर चली जाती है। दोनों बटुक के घर जाते हैं, जहां मुरारी बटुक की वाइफ जानकी को रात में घटी घटना के बारे में बताता है। जहां ये सोचकर कि बटुक की जवान चली गई है, जानकी सीधे अपने भाई के पास चली जाती है। जहां जानकी के भाई बद्रीनारायण मिश्रा उसे एक धागा देते हैं बटुक को बांधने के लिए। तभी महल के मालिक बद्रीनारायण के भतीजे सिद्धार्थ वहाँ आ जाते हैं अपनी पत्नी अवनी के साथ, जिसे देखकर राधा बद्रीनारायण की बेटी ए अमीषा पटेल काफी दुखी हो जाती है। बिकॉज सिद्धार्थ और राधा का थोड़ा गुल्लू गुल्लू वाला रिश्ता था, जिसमें सिद्धार्थ ने दे दिया था धोखा अमीषा पटेल को। यार ये सिद्धार्थ बहुत बड़ा बीकेएल है, नहीं तो अमीषा जैसी हूर को कौन ही धोखा देगा, अंटिल धोखा देने के लिए कोई बेस्ट ऑप्शन न मिले। सो बद्रीनारायण चाहते थे कि सिद्धार्थ भूत हवेली में न रहे, बट आजकल के बच्चे बड़ों की बात मानते कहाँ हैं। वेल फटी तो बटुक साहब की भी है, जब वो अवनी को महल में चलते हुए देखते हैं, देन दुम दबा के भागे चले आते हैं। उधर बद्रीनारायण जी जैसे तैसे सिद्धार्थ को राजा बनने के लिए मिस राज्याभिषेक करने के लिए मना लेते हैं। आफ्टर राज्याभिषेक सिद्धार्थ काफी ऊर्जावान हो जाता है और उस ऊर्जा को निकालने के लिए वो अपनी रानी मिस अवनी का सहारा लेता है। तू समझा? अरे संग में डांस करता है यार, गंदी सोच तुम्हारी। कट टू नेक्स्ट सीन, नाच नाच के थकी हारी अवनी सुबह नंदनी से मिलती है, जहाँ से नंदनी अपने होने वाले वो का घर दिखाती है। फिर दोनों नंदन भौजाई महल में खुशी से घूमी रही होती है कि अवनी को ऊपर जाने वाले रास्ते पर एक चैन बंधी दिखती है। नंदनी वहाँ कहती है भाभी वहाँ मत जाओ, ऊपर भूतिया कमरा है। रिप्लाई में अवनी कहती है भूत भूत कुछ नहीं होता पगली, तू चुतिया है। ऊपर पहुंचते ही अवनी को दिखता है ऊपर के कमरे में बड़ा सा ताला, जिसके बारे में नंदनी उसे बताती है कि भाभी यहाँ जाना मना है। बट अवनी कहाँ मानने वाली थी, उसने पलट कर नंदनी को चाबी लाने के लिए कहा। जब नंदनी ने मना किया तो अवनी ने उसे उसके प्रीतम की एक और कविता देने का लालच दे दिया। अगली सुबह पूजा के लिए पानी भरने गई अवनी को पता चलता है महल की भूत मंजुलिका की बैक स्टोरी, कि कैसे बूढ़े राजा की हवस ने मंजुलिका को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। कहानी सुनने के बाद अवनी की दरवाजा खोलने की इच्छा और भी बढ़ जाती है, जिस पर सिद्धार्थ की मुहर भी लग जाती है। फिर क्या नंदनी अपने मंगेतर की कविता के लालच में फंसकर लोहार से दूसरी चाबी बनवा कर अवनी को दे जाती है, जिससे अवनी दरवाजा खोल के अपने साथ साथ पूरे परिवार की गांठ मरवा जाती है। लाइक सबसे पहले चाबी बनाने वाले लोहार की मौत होती है, दिन चाबी पहुंचाने वाली नंदनी की कुटाई होती है। ठीक वैसे ही जैसे लड़कों की कुटाई होती है जब पापा टेंशन में होते हैं। खैर दरवाजा खुलने से जो मुश्किल घर वालों को सता रही थी, उसका इलाज सिर्फ एक ही था, आचार्य यज्ञ प्रकाश, जिसे लाने के लिए बटुक जी जाते तो हैं बट वापस खाली हाथ ही आते हैं। अतः यज्ञ प्रकाश की अनुपस्थिति में बद्रीनारायण छोटा पंडित के पास जाते हैं, जो घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं। लाइक भूतनी बद्री मुरारी और छोटा पंडित को डरा के भगा देती है। इसके बाद महल में अजीब अजीब घटनाएं घटना चालू हो जाती है, लाइक नौकरानी को भूत दिखना, शरद के कमरे में किसी का छुप छुप के झांकना वगैरह वगैरह। सिद्धार्थ इन सब का जिम्मेदार राधा को समझने लगता है, लाइक राधा किसी मानसिक बीमारी का शिकार है, जिसके इलाज के लिए वो अपने दोस्त आदित्य श्रीवास्तव को बुलाता है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। एंड आदित्य के आते ही महल में हो जाता है कांड। लाइक नंदनी अवनी को बुलाने ऊपर जाती है, जहाँ कोई उस पर जानलेवा हमला कर देता है, जिसका इल्जाम अगेन राधा के ऊपर आ जाता है। जहाँ आदित्य एंड सिद्धार्थ इस परेशानी पर डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि उतने में आदित्य के बैग को कोई जला देता है। रात को जब सारे फैमिली मेंबर सो गए थे, तब डॉक्टर आदित्य जागते जागते राधा के सपने देख रहा था।
भैया मीसा जी साड़ी में दिखी कुछ ऐसी रही थी कि किसी का भी दिल उन पे आ जाए। खैर यहाँ आदित्य का दिल नहीं कान जाग उठता है। मीन्स उसके कान में आमीजे तुम्हार की आवाज आने लगती है भूते कमरे के दरवाजे से। आदित्य उस शख्स का पीछा करता है जो गाना गा रहा था, गा रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसे पकड़ नहीं पाता, बल्कि वो उस पर गोटिया से हमला कर देती है। दिन आदित्य को वहाँ किसी की परछाई दिखती है जो कि उसे देखकर भाग जाती है। आदित्य उस व्यक्ति का पीछा करता है और पकड़ लेता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये तो राधा का भाई है। आदित्य राधा के भाई के साथ मुतने जाता है, जहाँ वो उसे इतनी रात गए बाहर न निकलने को समझाता है। अगली सुबह चाय की चुस्की मारने के बाद आदित्य अवनी के साथ मंजुलिका का कमरा देखने जाता है, जहाँ अवनी उसे मंजुलिका के आभूषणों के बारे में बताती है, बट उन आभूषणों में से एक घुंघरू गायब रहता है, जिसे देख अवनी काफी टेंस हो जाती है। अवनी आदित्य नीचे उतरने लगते हैं, जहाँ आदित्य को घुंघरू की आवाज नीचे से सुनाई पड़ती है। नीचे जाके देखने पर आदित्य को घुंघरू राधा के भाई के पास से मिलते हैं, जिसे आदित्य उसे छीन लेता है और दोपहर को मंदिर में लड़ झगड़ कर अवनी को दे देता है। रात को जब तीसरे मंजिल पर एक बार फिर से गाना बजना चालू होता है, तब वहाँ आदित्य दोबारा पहुँचता है, बट इस बार वो राजा की चरण पादुका और लाठी पकड़ के राजा की तरह चलने की एक्टिंग करता है, जिसे मंजुलिका सुनकर भड़क जाती है और आदित्य, जिसे वो राजा समझ रही थी, उसे मारने की कोशिश करती है, बट दरवाजा बंद होने के कारण दुर्गाष्टमी के दिन राजा को मारने का कहकर उस कमरे से चली जाती है। सुबह अक्षय राधा के भाई को महल में घट रही घटनाओं से अवगत करा के अपने साथ मलकापुर ले जाता है। दिन साइकिल के ऊपर बस चला के बस के ऊपर साइकिल चलाते चलाते और गाना गाते गाते ये अपनी जर्नी पूरा कर लेते हैं। उधर आचार्य अग्र प्रकाश के चेले हवेली तक अग्र प्रकाश के आगमन की खबर पहुंचाकर हवन में लगने वाली सारी सामग्री की लिस्ट उन्हें थमा जाते हैं। कट टू नेक्स्ट सीन, नंदनी सिद्धार्थ को राधा की बनाई चाय देने को जा ही रही होती है कि आदित्य खिलाड़ियों के स्टाइल में एक माले से कूदकर उसे चाय पीने से रोक देता है, बिकॉज जस्ट इसके पहले आदित्य किचन में गया था, जहां उसे चाय बनाने वाली बर्तन के आसपास जहर के छींटे और चूल्हे के बगल में रेड कलर की खाली बोतल दिखती है। फिर क्या इसके पहले भी शक की सुई राधा के ऊपर थी, जो कि इस कांड से और भी मजबूत हो गई। कि आदित्य समेत सारे घर वालों की नज़र में राधा ही घर में हो रहे सारे कर्मकांडों की जिम्मेदार है, जिस कारण दुर्गाष्टमी को होने वाले हवन से पहले उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। हालांकि नंदनी के सगाई के दिन उसे कमरे से निकाल दिया जाता है। एंड इंडियन फेस्टिवल सीन हो और बॉलीवुड वाले कोई गाना ना बजाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो शादी के उत्साह में सभी गाना गाने और नाचने में मग्न हो जाते हैं। तभी अवनी गलती से नंदनी के मंगेतर शरद के ऊपर हल्दी गिरा देती है और कुर्ता साफ करने के बहाने से उसे महफिल से बाहर ले जाती है। अवनी को महफिल में ना देख आदित्य परेशान होकर सिद्धार्थ के साथ उसे महल में ढूंढने जाता है, जहां अवनी नीचे अंगने में शरद के साथ गुलू गुलू करने की जबरदस्ती कर रही थी। बट ठीक उसी समय सिद्धार्थ और आदित्य वहां पहुंच जाते हैं और सिद्धार्थ शरद के ऊपर चढ़ जाता है और उसे मारने लगता है। खैर आदित्य इस झगड़े को सुलझाता है और बेहोश हुई अवनी को ऊपर ले जाने के लिए सिद्धार्थ को कहता है। अवनी को बेड पर सुलाने के बाद आदित्य सिद्धार्थ को बताता है कि महल की भूतनी कोई और नहीं बल्कि अवनी ही है। फिर आदित्य सिद्धार्थ को सारी चीजें एक्सप्लेन करता है कि कैसे जब वो अवनी के साथ तीसरी मंजिल पर गया था तो उसने अवनी के अंदर की मंजुलिका को देखा। लाइक अवनी कभी कभी अपनी पहचान भूलकर मंजुलिका बन जाती है, मीन्स कि उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। देन आदित्य सिद्धार्थ को मंदिर वाले दिन का एग्जाम्पल देता है कि जब सिद्धार्थ राधा के पास था तब अवनी को जलन होने के बजाय उसका पूरा ध्यान मंजुलिका की घुंघरू की बहस पर था, जहाँ कुछ टाइम के लिए अवनी के अंदर की मंजुलिका आदित्य के सामने भी आ गई थी। देन आदित्य सिद्धार्थ को अपनी जर्नी के बारे में बताता है कि कैसे वो अवनी के बैकग्राउंड जानने के लिए उसके गाँव गया था, जहाँ उसने जाना कि अवनी को 3 साल की उम्र में ही उसके माँ बाप छोड़कर अमेरिका चले गए थे एंड उससे उसकी दादी ने पंचतंत्र और भूत प्रेत जैसी सुपरनैचुरल कहानियां सुना के पाला था, जो कि उसके लिए एक हमदर्द का काम करती थी। फिर अचानक से दूसरी कक्षा में अवनी की माँ बापा ने उसे उसकी दादी से दूर कर दिया और अपने साथ अमेरिका ले गए, जो कि उसके ऊपर गहरा सदमा छोड़ गया। देन कुछ टाइम बाद उसकी दादी भी गुजर गई। जब अवनी अमेरिका से वापस इस महल में आई तो मंजुलिका की कहानी और मंजुलिका के दुख दर्द से रिलेट करने लगी और धीरे धीरे मंजुलिका में ट्रांसफॉर्म भी होने लगी। जब अवनी मंजुलिका में ट्रांसफॉर्म होती है तब शरद उसके लिए उसका प्रेमी शशिधर बन जाता है और सिद्धार्थ वो बूढ़ा राजा जिसे मारने के बाद ही उसके अंदर की मंजुलिका शांत होगी। और अगर वो सिद्धार्थ को दुर्गाष्टमी से पहले मार नहीं पाई तो उसके अंदर की मंजुलिका कभी नहीं जाने वाली। इस सारी एक्सप्लेनेशन के बाद अगली सुबह पंडित के प्रकाश जी का आगमन महल में होता है,
जहाँ वो आदित्य को पहचान जाते हैं बिकॉज आदित्य उनका स्टूडेंट रह चुका है। दिन आदित्य गुरुजी को अकेले में सारा माजरा समझाता है और साथ साथ ही एक ऐसे सोल्यूशन का भी जिक्र करता है जिसे सुनकर गुरुजी हैरान हो जाते हैं और उसे सावधान भी करते हैं। बट रिप्लाई में आदित्य उनसे झाड़ फूक मीन्स तंत्र विधि की हेल्प मांगता है। दूसरी तरफ आदित्य सिद्धार्थ को अवनी को बाहर जाने से मना करने के लिए बोलता है, जहाँ हमें ओजी मंजुलिका के बेड उठाने वाला ओजी सीन देखने को मिलता है। अगले दिन वादे के मुताबिक पंडित के प्रकाश पूजा का माहौल तैयार कर देते हैं, जहाँ तक अवनी को लाने की जिम्मेदारी आदित्य शरद को देता है। देन जब अवनी तैयार होकर मिस मंजुलिका बनकर महल में नाचने लगती है, तब शरद उसके पास आकर उसे पंडित के प्रकाश द्वारा तैयार किए गए पूजा कक्ष तक ले जाता है। जहाँ जब सिद्धार्थ कुछ आदमी के साथ आता है तो अवनी जो उस समय मंजुलिका थी उसे उस बूढ़े दुष्ट राजा के रूप में इमेजिन करती है और गुस्से से पागल हो जाती है। देन पंडित जी उसके साथ डील करते हैं कि अगर वो अवनी के शरीर को छोड़ देगी तो वो उसकी मदद करेंगे राजा मिस सिद्धार्थ को मारने में, जिसे अवनी पर हावी हुई मंजुलिका एक्सेप्ट कर लेती है। फिर आदित्य सिद्धार्थ को एक स्लेट में सुलाकर अवनी के पास भेजता है। देन उसे मारने के लिए गुरुजी उसे एक तलवार देते हैं, और जैसे ही अवनी तलवार उठाती है वैसे ही गुरुजी अपनी मसाल एक भस्म में डालते हैं, जिससे कुछ देर के लिए अवनी की आंखें चौंधी आ जाती है। उतने में झट से आदित्य उस स्लेट को घुमा देता है, जिससे आदित्य नीचे चला जाता है और स्लेट के पीछे बंधा पुतला ऊपर आ जाता है, जिसे मार करके अवनी के अंदर समाहित हुई मंजुलिका शांत हो जाती है और अवनी के शरीर को छोड़ करके चली जाती है। देन आदित्य अपना ट्रीटमेंट पूरा करता है। अवनी को आदित्य के पास सौंप कर राधा से राधा का हाथ मांग कर चला जाता है। यार, इस सुंदर लड़कियों को पढ़ाकू लड़के ही ले जाते हैं, बड़ा दुख है भाई साहब।